कभी कभी एक शानदार भविष्य और एक सदियों पुरानी चेतावनी के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस तक। और वहां कुछ ऐसा होता है जो साइंस और लॉजिक की हर बाउंड्री को तोड़ के रख देता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये लाइनें सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये उस भयानक सच की आहट है जिसका सामना रितु और उसके दोस्तों को करना पड़ा। एक ऐसा सपना जो बस कुछ ही दिनों में एक ना खत्म होने वाले डरावने सपने में बदलने वाला था। तो हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रितु। वो उत्तर प्रदेश के एक प्रोग्रेसिव गांव मालवा की रहने वाली थी। पढ़ाई में बहुत ही तेज और उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करना और एक कामयाब भविष्य बनाना। तो देखिए, रितु कोई आम स्टूडेंट नहीं थी। वो अपने गांव की टॉपर थी, पढ़ाई में इतनी होशियार कि देश के टॉप इंस्टीट्यूट TIFR में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसकी सीट भी पक्की हो चुकी थी। वो एकदम तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाली लड़की थी, जिसका भविष्य बिल्कुल सुनहरा दिखाई दे रहा था। और उसके साथ थे उसके 6 और दोस्त, जो इस पूरे सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। और अब यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन कॉलेज के बाद शाम को यूं ही टहलते हुए एक बहुत ही मामूली सा पल उन सबकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बनने वाला था। अब हुआ ये कि उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे मिठाइयों का एक डिब्बा मिला। लेकिन ये कोई आम मिठाई नहीं थी, उस पर सिंदूर की 3 लकीरें थीं। और इसका जो कल्चरल मतलब है वो बहुत गहरा है। गांव में अक्सर ऐसी चीजों को किसी पूजा पाठ या तंत्र मंत्र का हिस्सा माना जाता है और मान्यता यह है कि इन्हें छूना भी नहीं चाहिए। और बस यहीं पर 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव होता है। रितु, जो अपने गांव की बातें जानती थी, उसने फौरन सबको वार्न किया। लेकिन उसका दोस्त अमित, जो खुद IIT रुड़की जाने की तैयारी कर रहा था, वो उसका मजाक उड़ाने लगा। उसका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। और इसी मजाक में अमित ने वो मिठाई का डब्बा उठाया, एक खुद खाया और जबरदस्ती रितु और बाकी दोस्तों को भी खिला दिया। वो जो एक मजाक था, जो एक छोटी सी गलती थी, वो बहुत जल्द एक अंतहीन भयानक सपने में बदल गई। उस एक मिठाई की कीमत अब हर किसी को चुकानी पड़ रही थी, एक एक करके। जरा सोचिए, उस घटना के सिर्फ 15 दिन बाद उनके प्रोफेसर की एक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर कुछ हफ्तों बाद अंकुर और फिर जयंती, एक के बाद एक उस ग्रुप का हर सदस्य एक भयानक मौत का शिकार हो रहा था। और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अंकुर के साथ जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। वो क्लासरूम में बैठा था और अचानक अपनी जेब से कागज के टुकड़े निकालकर फाड़ने लगा और फिर उन्हें अपनी उंगलियों के बीच फंसाकर बस एक ही बात दोहराने लगा, ये इसका, ये तेरा, ये इसका, ये तेरा। और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। जब दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की तो अंकुर ने वो सारे कागज के टुकड़े अपने मुंह में डाले, उन्हें निगल लिया और कहा, चबा के खा जाऊंगी। पर वो आवाज अंकुर की थी ही नहीं, वो 2-3 लड़कियों की मिलीजुली आवाज थी। और ये बोलने के तुरंत बाद अंकुर बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर कभी होश में नहीं आया। प्रोफेसर, अंकुर, जयंती सब जा चुके थे। अब उस ग्रुप में सिर्फ रितु बची थी, वही लड़की जिसने सबको पहले ही चेतावनी दी थी। और अब उन आत्माओं का अगला निशाना वही थी। रितु की जिंदगी सच कहूं तो नार्क बन गई थी। उसे हर शाम घर लौटते वक्त 2 लड़कियां घूरती हुई दिखतीं, जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। एक रात तो हद ही हो गई जब उसे अपने खाली कमरे में कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और फिर उसे अपनी मरी हुई दोस्त जयंती दिखने लगी। जयंती की आत्मा बार बार आकर रितु को दोष देती। वो कहती, तेरी वजह से मैं और मेरा बच्चा मर गए, तू रोक सकती थी, तू नहीं सबको मारा है। ये शब्द रितु के लिए किसी भी सजा से बढ़कर थे। वो अब सिर्फ डर से नहीं बल्कि एक गहरे अपराध बोध से घिर चुकी थी। जब रितु की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उसके घरवाले उसे वापस गांव ले आए। उन्होंने हर तरह का इलाज करवाया, तांत्रिक, पुजारी, डॉक्टर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी जवाब की तलाश में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। हालत इतनी खराब थी कि एक पहुंचे हुए पंडित जी, जिन्होंने रितु की मदद करने की कोशिश की, उनकी भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई।
मरने से पहले उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बाइक से उठाकर दूर फेंक दिया हो। इसके बाद परिवार के पास सिर्फ एक ही आखिरी उम्मीद बची थी, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और मेहंदीपुर बालाजी में ही इस पूरी पहेली का राज खुला। पता चला कि वो 2 आत्माएं उन्हीं 2 लड़कियों की थीं जिन्हें उनके बॉयफ्रेंड्स ने प्रेग्नेंट होने के बाद छोड़ दिया था। दोनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था और बाद में किसी तांत्रिक ने एक पूजा करके उनकी आत्माओं को उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया था। वो जो मिठाइयां थीं वो असल में उन भटकती आत्माओं को शांत रखने के लिए रखी गई थी, जिसे रितु और उसके दोस्तों ने खाकर उस शक्तिशाली काले जादू को तोड़ दिया था। कहानी का अंत रितु के बचने के साथ होता है, लेकिन ये अंत अपने पीछे एक बहुत गहरी चेतावनी भी छोड़ जाता है। एक ऐसी चेतावनी जो आज की मॉडर्न सोच और पुरानी परंपराओं के बीच के टकराव को दिखाती है। अच्छा, एक बहुत जरूरी सवाल यह भी है कि रितु आखिर बची कैसे? जवाब था उसकी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति। क्योंकि वो गांव में पली बड़ी थी, उसने ऐसी चीजें देखी और सुनी थी जिसने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। उसने आखिर तक हार नहीं मानी और खुद को उन आत्माओं के हवाले करने से इनकार कर दिया। शायद यही वजह थी कि वो जिंदा बच पाई। लेकिन इस बचने की भी उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। TFIR में पढ़ने का उसका सपना हमेशा के लिए टूट गया। उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे एक सरकारी नौकरी तो मिल गई, लेकिन ये उस भविष्य के आसपास भी नहीं थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। रितु के ये शब्द उसे एक पल के गहरे अफसोस को दिखाते हैं। एक छोटी सी गलती, एक मजाक और एक पूरा का पूरा भविष्य तबाह हो गया। उसकी कहानी शायद इस बात का सबूत है कि कभी-कभी जिन चीजों को हम अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, उनके पीछे की सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर उन परंपराओं और चेतावनियों की याद दिलाती हैं जिन्हें हम आज की तेज तरार दुनिया में भूलते जा रहे हैं? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।